हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस सीरीज के इस चौथे वीडियो में आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सरस्वती एजुकेट पर। दोस्तों, पीछे एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एनपीएस और ओपीएस में क्या फ़र्क है और एनपीएस कर्मचारियों को ओपीएस मतलब ओल्ड पेंशन सिस्टम के कर्मचारियों की कंपैरिजन में कितना नुकसान हो रहा है। उसमें हमने देखा था कि काफ़ी नुकसान हो रहा है, इसीलिए सरकारी कर्मचारियों द्वारा एनपीएस स्कीम का विरोध भी किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एनपीएस के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां भी हमारे दिमाग में घर कर चुकी हैं। ऐसी कुछ भ्रांतियों का जिक्र हम अपने आगे आने वाले कुछ वीडियोस में करेंगे। भ्रांतियां क्यों कहना है इन्हें, क्योंकि ये ठोस फैक्ट पे आधारित ना होकर संभावनाओं पे आधारित है, ये शंकाओं पे आधारित है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी इस मार्केट सिस्टम के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता, इसलिए उसके मन में शंकाएं हैं। शंकाएं चाहे सही हो या गलत हो, शंकाओं का समाधान तो जरूरी है। तो इसलिए हम इस वीडियो में समाधान की भी बात करेंगे कि अगर जो ये शंका है तो उसका क्या समाधान हो सकता है। तो आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे। एनपीएस को कहा जाता है कि एनपीएस एक लूट तंत्र है जो कि सरकारी कर्मचारियों की कीमत पर कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाता है। खासतौर पे नारे लगते हैं कि अंबानी अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए है। बेचारे दोनों पहले ही बदनाम हो चुके हैं, सारे कॉर्पोरेट जगत का प्रतिनिधित्व यही दो लोग कर रहे हैं। तो क्या वास्तव में ये सरकारी कर्मचारी की कीमत पर फायदा पहुंचाता है और क्या ये सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए है? तो इसके लिए हम कुछ डाटा फैक्ट का एनालाइज करेंगे और देखेंगे, आखिर में फिर डाटा को एनालिसिस करने के बाद अपनी ओपिनियन बनाएंगे कि क्या वास्तव में ये ऐसा है या हमारी शंकाएं हैं, और अगर सिर्फ शंकाएं हैं तो उनका समाधान क्या हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि देखिए एनपीएस क्या है। एनपीएस में सरकारी कर्मचारियों का पैसा हर महीने थोड़ा थोड़ा करके डाला जाता है। इसी तरह बहुत सारे कर्मचारियों का पैसा हर महीने आता है, उसे मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। एनपीएस एक तरह का म्यूचुअल फंड है। तो इसी तरह के कई सारे म्यूचुअल फंड और भी मार्केट में हैं। 30 सितंबर 2021 के लेटेस्ट डाटा के अनुसार जो इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो लगभग 37.5 लाख करोड़ की हो चुकी है। और एनपीएस जो कॉर्पस है, एनपीएस की जितनी भी सारी स्कीम है, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी, सभी मिलाकर के लगभग 6.25 लाख करोड़ रुपए हैं। तो इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का साइज इतना बड़ा हो चुका है, इसमें तो सिर्फ 6 लाख करोड़ है, 31 लाख करोड़ रुपए बाकी के म्यूचुअल फंड्स के पास है। उनके पास इतने पैसे कहां से आए? क्योंकि हम लोग म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं, कभी टैक्स बचाने के लिए, कभी इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा रिटर्न पाने के लिए, एफडी से ज्यादा रिटर्न, जीपीएफ से ज्यादा रिटर्न, पीएफ से ज्यादा रिटर्न पाने के लिए। तो जब हम अपना खुद का पैसा रिस्क पे लगाते हैं, और म्यूचुअल फंड को तो सबसे कम रिस्क वाला माना जाता है, अगर डायरेक्ट हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो ज्यादा रिस्की होता है, जबकि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना कम रिस्क वाला माना जाता है। इसीलिए इसका साइज बढ़ते बढ़ते 37.5 लाख करोड़ हो गया है और आगे इसका साइज ग्रो होता जा रहा है। तो जो ये संभावना बनती है कि एनपीएस का पैसा किन विशेष उद्योगपतियों की मदद के लिए दे दिया जाएगा या उन्हें लोन दे दिया जाता है, उद्योगपतियों को उनके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में निवेश किया जाता है, तो वो एक तरह का लोन ही होता है, और उनके शेयर्स में निवेश किया जाता है। अगर वो कंपनियां डूब गई तो क्या होगा, ये शंकाएं बनी रहती हैं। लेकिन वो शंकाएं तो यहाँ भी होती है जब दूसरे म्यूचुअल फंड है, वहां पर तो सरकार हमारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रही कि आप म्यूचुअल फंड खरीदिए। फिर भी भारत के नागरिक लगभग 37.5 लाख करोड़ के म्यूचुअल फंड खरीदे बैठे हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये एक मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट है, जहां अगर प्रतिबंध ना हो तब भी हम खरीदते हैं ज्यादा रिटर्न पाने के लिए। तो जब ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे म्यूचुअल फंड्स मार्केट में अवेलेबल है तो एनपीएस पे ही शंका क्यों की जाए? लेकिन फिर भी कुछ सरकारी कर्मचारी ऐसे बच जाएंगे जो कहेंगे कि हम तो म्यूचुअल फंड खरीदते ही नहीं, हमें मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट का पता ही नहीं, हमारे पैसे तो जीपीएफ में जमा हो जाते थे, उसका इंटरेस्ट मिल जाता था, हमें तो बस वही सिस्टम पता है। उन लोगों के लिए हम क्या बता सकते हैं? एनपीएस का इन्वेस्टमेंट पैटर्न। एनपीएस में 3 चीजों में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ईसीजी,
ये ईसीजी मेडिकल टेस्ट नहीं है। यहाँ पे ई का मतलब है इक्विटी, सी का मतलब है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और जी का मतलब है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और बाकी जो पैसा बच जाता है वो मनी मार्केट में या लिक्विड फंड्स में या फिर कैश के रूप में एनपीएस अपने पास रखता है, लगभग 5% के पास, लगभग 5%। अब इसका इन्वेस्टमेंट पैटर्न क्या है कि इक्विटी में मैक्सिमम 15% इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब इक्विटी में इन्वेस्टमेंट ही 15% है, और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में मैक्सिमम 40% कर सकते हैं, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में मैक्सिमम 55% कर सकते हैं। ये तो एक नियम बनाया गया है कि जो एनपीएस की डिफॉल्ट स्कीम होती है उसमें हम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वैसे ऐसी स्कीम्स भी है LC50, LC25 जिसमें इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन वो हमारी चॉइस पे आधारित है। सभी कर्मचारियों को चॉइस मिलती है, प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं उनको भी चॉइस मिलती है, बल्कि टियर 1 अकाउंट में सरकारी कर्मचारियों के लिए तो अभी सिर्फ और सिर्फ डिफॉल्ट स्कीम अवेलेबल है। अगर LC50 लोगे तो उसमें आपका 50% पैसा ज्यादा रिस्क पे चला जाएगा। इसलिए जब आप इसको गलत बता रहे हैं कि पैसा रिस्क पे है तो हमें ज्यादा रिस्क वाली स्कीम लेनी ही क्यों, तो इसीलिए डिफॉल्ट स्कीम में कम रिस्क रखा गया है। अब देखते हैं कि इसको कितना हमारे म्यूचुअल फंड मैनेजर मान रहे हैं। 3 म्यूचुअल फंड मैनेजर डिफॉल्ट स्कीम में है, LIC पेंशन फंड, SBI पेंशन फंड और UTI रिटायरमेंट सॉल्यूशन। 2 का डाटा मेरे पास है, अभी तीसरे का डाउनलोड नहीं हो पाया था, उसका भी लगभग सेम ही है, पिछला डाटा 2-3 महीने पुराना था, लगभग सेम ही है। देखिए इन्होंने इक्विटी में LIC ने 14.73 और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगभग 30%, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 51 और SBI ने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 53%। तो आप ये देखें कि लगभग 50% से ज्यादा पैसा तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट हो रहा है। जैसे GPF में गवर्नमेंट के पास हम जमा करते थे, यहाँ भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट हो रहा है। 5% पैसा एनपीएस के पास खुद है, तो लगभग हमारा 55% पैसा तो सेफ हैंड्स में है। सिर्फ 45% जो बच गया वो स्टेक पे है, वो मार्केट में रिस्क पर है। उनमें से भी जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगभग 30% पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में निवेशित है। ये एक तरह का कंपनियों को लोन दिया जाता है। अब कहेंगे जी कोई कंपनी डूब गई तो ये तो हमारा पैसा डूब जाएगा। उसके समाधान के लिए क्या किया गया है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखा गया है। यानी ये किसी एक कंपनी के बॉन्ड में निवेशित नहीं होते, बल्कि कई सारे कंपनियों के बॉन्ड्स में निवेश किया जाता है। अगर एक कंपनी डूब भी गई तो उसका छोटा सा हिस्सा डूबेगा और जो बाकी जगह से रिटर्न आ रहा है वो इसकी क्षतिपूर्ति कर देगा। इसी तरह इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में किया जाता है। बहुत सारे कंपनियों के शेयर खरीदे जाते हैं ताकि कोई एक कंपनी नुकसान में आ जाए, उसका नुकसान कर्मचारियों तक कम से कम पहुंचे, और यही इन्वेस्टमेंट का रूल भी है। हालांकि जो शक करने वाले लोग हैं उनके लिए भी एक लूप होल है। जैसे आपने अभी पिछले साल हर्षद मेहता सीरीज आई थी, जहां पर भी ज्यादा पैसा होता है लोगों का, उसका मिसयूज करने का तरीका बड़े लोग निकाल ही लेते हैं। तो इस तरह से इन म्यूचुअल फंड्स का भी मिसयूज हो सकता है, एनपीएस का भी मिसयूज हो सकता है, इवन बैंकों का भी मिसयूज हो सकता है। तो उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन बात इतना है कि अगर एनपीएस हमारा कर्मचारियों का अहित करके किसी दूसरे का फायदा करता है, उद्योगपतियों का फायदा करता है, तो हमें दिक्कत है। इनके पोर्टफोलियो देखने पे भी ऐसा लगता नहीं। हाँ, एक डाटा मुझे ऐसा मिला कि SBI का जो पेंशन फंड मैनेजर है उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज में लगभग 900 करोड़ के शेयर खरीद रखे हैं और 3500 करोड़ रुपए टियर 1 अकाउंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों की बात कर रहा हूँ, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का अलग स्कीम है उसमें अलग से है, और सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों का जो टियर 2 अकाउंट है, अभी उसका PDF भी मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। उसमें लगभग 67 एंट्रीज रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम से थी, जिसमें से 32 या 33 एंट्री को ही मैंने टोटल किया था जो टियर 1 अकाउंट से थी। टियर 2 अकाउंट में और ज्यादा एंट्रीज है, और इक्विटी सेगमेंट में जो टियर 1 अकाउंट में थी 900 करोड़ की इक्विटी रिलायंस इंडस्ट्रीज की खरीदी गई है। तो बाकी कंपनियों से ज्यादा रिलायंस इंडस्ट्रीज में निवेश था, लेकिन फिर भी ये टोटल का 4-5% ही होता है। तो इतना तो जो शेयर मार्केट में निवेश करने वाले लोग वो जानते हैं कि किसी एक कंपनी में 4-5% तक निवेश किया जा सकता है अगर वो अच्छी कंपनी हो तो इनके पास सीधा सीधा उदाहरण है। ये कहेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज आजकल इसके ग्रो करने की संभावना सबसे ज्यादा है,
हमने तो इसलिए खरीद रखे हैं। तो यहाँ भी हमारी बात सिर्फ शंका ही साबित होगी। बाकी अगर इस पे आप चाहते हैं कि किस कंपनी के पास कितना फंड और सभी LIC, SBI और UTI सब पेंशन फंड्स में मिला के कितना इन कंपनियों में निवेशित कर रखा है, क्या ऐसा तो नहीं है कि एक ही कंपनी को ज्यादा दे रखा हो। अगर इस तरह की डाटा आप चाहते हैं कि निकाल के किसी वीडियो में लेकर आए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, हम वो भी कोशिश करेंगे। लेकिन अभी के लिए जो डाटा अवेलेबल है उसमें फिर भी है, लूप होल है, दिखता है कि लूप होल है, इसका कभी ना कभी फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन अभी तक का जो डाटा है वो यही बता रहा है कि अभी तक इस लूप होल का ज्यादा फायदा नहीं उठाया गया है। अब 50%, 55% हमारा सेफ हो गया। ये 40% या 30% भी सेफ माना जाता है, क्योंकि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में कॉर्पोरेट को लोन दे दिया जाता है, वो इंटरेस्ट दे देते हैं। ये भी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है। सिर्फ 15% जो हमारा ये 15% के आसपास इन्वेस्टमेंट इक्विटी में वो ही स्टेक पर होता है। इसके लिए भी समाधान है। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि सरकारी कर्मचारियों का पैसा और ज्यादा सेफ रहे तो उसके लिए समाधान क्या है? स्कीम जी। अभी आप देखेंगे, ये देखिए स्क्रीनशॉट आ चुका है, इसमें कई सारी स्कीम्स दी गई है। स्कीम जी में इन्वेस्टमेंट होता है 100% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। ये लो रिटर्न लो रिस्क स्कीम है। डिफॉल्ट स्कीम में इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बता ही दिया है। LC 50 में इक्विटी में 50% इन्वेस्टमेंट होता है। अभी तक टियर 2 अकाउंट में तो हम स्कीम जी यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट 100% को चुन सकते हैं, लेकिन टियर 1 अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ डिफॉल्ट स्कीम अवेलेबल है। अगर सरकार ये कर दे कि टियर 1 अकाउंट में भी हम स्कीम जी को चुन सकें तो हमारा 100% पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लग जाएगा, जो कि बिल्कुल सेफ होगा। तो जिन्हें सेफ्टी की चिंता है वो स्कीम जी को चुने, ताकि सारे का सारा पैसा सेफ रहे। और जो चाहते हैं कि हम मार्केट का रिस्क ले सकते हैं वो अपनी डिफॉल्ट स्कीम में और इससे ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो दूसरी स्कीम्स को चुनने का मौका भी मिलना चाहिए, क्योंकि सारे सरकारी कर्मचारी ऐसे भी नहीं है जो ये चाहते हो कि नहीं अगर मौका है तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते। तो वो रिस्क लेने की कैपेसिटी जिसकी है उनके लिए स्कीम को चूज करने का ऑप्शन होना चाहिए। शायद चूज करने का ऑप्शन इसीलिए नहीं रखा है कि गवर्नमेंट चाहती है कि सरकारी कर्मचारी ज्यादा रिस्क के चक्कर में अपना पेंशन फंड का सारा पैसा ना खो दे या उसका ज्यादा बड़ा हिस्सा ना खो दे। तो इसलिए कम से कम स्कीम जी का ऑप्शन तो दिया जा सकता है कि जो कर्मचारी 100% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखना चाहता है वो इनको 100% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रख पाए। इसके लिए भी हो सकता है कि सरकार ये सोच रही हो कि फिर जीपीएफ से एनपीएस पे आने का फायदा है क्या, जीपीएस में हम 100% पैसा रख तो रहे थे, अगर सरकारी कर्मचारियों के लिए ये स्कीम खोल दी तो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। वैसे सारे के सारे आएंगे नहीं, बहुत सारे रिस्क टेकर्स हैं, लेकिन फिर भी अगर सारे के सारे इसमें आ गए तो फिर एनपीएस का एक नया इंस्टीट्यूशन बनाने का फायदा क्या हुआ। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ संभावनाएं खोजी जा सकती है। एक समाधान यही अवेलेबल हो सकता है जिससे हमारी ये सारी शंकाएं दूर हो सकती है कि हमारा पैसा कहां पर लगा है। तो दोस्तों ये था एनपीएस एक लूट तंत्र है कि नहीं। कुछ लूप होल्स जरूर हैं, लेकिन अभी तक का सिस्टम ऐसा लगता है कि मार्केट से ज्यादा रिटर्न लेने के लिए थोड़ा बहुत इक्विटी और कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश किया गया है, अदरवाइज ज्यादातर पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में सेफ है। लेकिन फिर भी एक बात ध्यान रखने लायक है, यहाँ पर हम एनपीएस के सिस्टम की प्रशंसा कर रहे हैं या एनपीएस के सिस्टम को सही बता रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एनपीएस सही है। आप पिछले वीडियो में देखिए, उस वीडियो का स्क्रीनशॉट है, आई बटन पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, इस पर जाकर देख सकते हैं कि एनपीएस के कर्मचारी ओपीएस की कंपैरिजन में कितने ज्यादा नुकसान में हैं। लेकिन फिर भी एनपीएस के बारे में कुछ जो भ्रांतियां फैली हुई है उनको दूर करना भी हमारा काम है, और ऐसी एक भ्रांति को आज लेकर आए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे सरकारी कर्मचारियों के बीच ये कहा जाता है कि अगर मार्केट डूब गई तो हमारा सारा पैसा डूब जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, हमारी पेंशन कैसे बनेगी। तो क्या ये एक भ्रांति है, क्या ये एक शंका है, क्या एक वास्तविक चुनौती है, इसके बारे में नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।